अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोमल चौधरी और आप देख रहे हैं मोमल लाइट। आज हम जो नावल शुरू कर रहे हैं ये नावलेट है और इसका नाम है रंगबाज और राइटर हैं अमरीन अब्दाल। बाहर नीले आसमान पे सफ़ेद रुई के गालों जैसे बादलों ने कब्ज़ा करके मौसम को खूबसूरत बना दिया था। वो खाना तैयार कर चुकी थी जब अचानक ही इसकी सास ने किचन में दाखिल होते हुए सूजी के हलवे की फरमाइश कर डाली थी। बहू, सब घर पे हैं और मौसम भी अच्छा है, सूजी का हलवा भी भून लो। हांडी के ढक्कन को उठाते हुए इसकी सास ने पास खड़ी मावरा की तरफ देखा, जो हाथ में हरा धनिया लिए सालन में डालने के लिए खड़ी थी। इसकी सास ने मावरा के सामने अपने हाथ को बढ़ाया तो मावरा ने हरे धनिये की प्याली को अपनी सास के हाथ में थमा दिया और खुद जी अच्छा कह कर कैबिनेट से हलवे का सामान निकालने लगी। हरा धनिया सालन में डालने के बाद उन्होंने हांडी पर ढक्कन रखा और खुद दरवाजे की सिमत बढ़ गई। मावरा ने पलट कर अपनी सास की जानिब देखा, फिर हौले से सर झटक कर सूजी के शापर को उठाकर देखने लगी। बहू, सलाद और चटनी भी तैयार है ना? इसकी सास पूछ रही थी। जी तैयार है, मावरा ने ताबदारी से असबात में सर को हिलाते हुए कहा। वो सभी घरवाले इस वक्त लाउंज में महफिल से जाए बैठे थे। वीकेंड था जिसकी वजह से इसकी शादीशुदा नंद भी आई हुई थी और अब एक की तरफ कढ़ाई में सूजी भून रही थी तो दूसरी तरफ इसने चाशनी को चूल्हे पे चढ़ा रखा था। कुछ ही देर में सूजी के भुनने की धीमी धीमी खुशबू किचन से निकलकर लाउंज में फैलने लगी थी। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, हमने जैसा कैसर की मर्तबा किया था इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबा के बोलने की आवाज़ किचन में मौजूद मावरा के कानों से टकराई तो लाशऊरी तौर पर मावरा के हाथ लम्हे भर के लिए रुके थे। अम्मी, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के गुर आते हों तो समझ लें इंसान की ज़िंदगी आसान है। अब खुद ही मावरा और कैसर को देख लें, कैसी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारे चौंचले तो बस शादी से पहले के होते हैं। एक बार शादी हो जाए तो फिर नई बातों और नए रिश्तों को संभालने में ही इतना मसरूफ़ हो जाता है कि पुरानी बातें खुद ब खुद मोह हो जाती हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है, नबील के तो बारे के न्यारे हो जाएंगे। बस जो बातें हमने पहले की थी वही बातें अब करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सबा ने जैसे अतीका बेगम की सारी फ़िक्रमंद को लम्हों में लपेट कर रख दिया था। फिर भी हमारी पहले भी रिश्तेदारी है, ना हो कहीं कोई बदमज़गी हो जाए। अतीका बेगम अभी भी मजज़ब का शिकार थी। इस बार सबा की मदद के लिए कैसर ने अपने फ़ोन की स्क्रीन से सर उठाया और माँ की तरफ देखा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी सबा, ये सारे रस्म रिवाज तो शादी से पहले और रिश्ता तय करने के दौरान होते हैं। एक बार दुल्हन रुखसत होकर घर आ जाए और इसे तोहफे में वही दिया जाए जो मैंने मावरा को दिया था, यकीन करें बोलने के लिए पीछे कोई लफ्ज़ बचता ही नहीं। आखिर को जो तोहफ़ा मैंने मावरा को दिया था वो कोई आम तोहफ़ा तो नहीं था। कैसर ने फ़ोन साइड टेबल पर रखते हुए बात के इख्तिताम पे हौले से कहका लगाकर माँ और सबा की तरफ देखा और फिर महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बन गई थी। लेकिन जाने क्यों किचन में चूल्हे के सामने खड़ी मावरा की आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी थी। किचन और लाउंज से मुक्सल खिड़की मावरा को लाउंज में बैठे अफराद के लहजों और लफ्ज़ों के साथ साथ चेहरे के अस्तराया तासुरात को बाखूबी देखने में मदद दे रही थी। दफ्तन अतीका बेगम की नज़र लाउंज की खिड़की से होती हुई किचन में खड़ी मावरा की तरफ उठी थी। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी तीनों औलादों को खामोश रहने का इशारा किया। वो तीनों ही अपनी अपनी हंसी को ज़ब्त करते एक बार फिर फलक शगाफ कह के लगा रहे थे। फिर वही बुलंद आवाज़ें। इसने आंखों के सामने छाई धुंध को ज़ोर से अपने दुपट्टे के पल्लू से रगड़ा और उबलते हुए चाशनी के पानी को जैसे ही कढ़ाई में उंडेला तो गरम गरम हलवे के छींटे उड़कर इसके हाथ से टकराए थे। मावरा ने जल्दी से देचकी को शलफ पे रखा और अपने सुर्ख होते हुए हाथ की जिल्द को डुबडुबाती नज़रों से देखा। लेकिन यह तकलीफ़ तो इस तकलीफ़ के सामने बहुत कम थी जो वो कुछ देर पहले महसूस कर रही थी। मावरा ने चूल्हे की आंच को कम किया और चमचा पकड़कर हिलाने की कोशिश की थी। हाथों की कपकपाहट थी या फिर आंसुओं के बाइस धुंध का
कसूर था? चमचा इसके हाथ में आने की बजाय ज़मीन बोस हो गया था। अरे मावरा, क्या कर रही हो? अतीका बेगम कहते हुए किचन में दाखिल हुई। फिर इनकी नज़र मावरा पे पड़ी जो ज़मीन पे पड़े चमचे को उठा रही थी। बस तुम लड़कियों का यही तो मसला होता है, ज़रा सा एक्स्ट्रा काम क्या कह दो तो तुमने तो। अतीका बेगम बुड़बुड़ाते हुए आगे आईं और ज़ोर से चूल्हे को बंद किया। फिर जैसे ही खश्मगीन नज़रों से मावरा की तरफ देखा तो इनकी नज़र इसके सुर्ख हाथ पर पड़ी तो इनकी बड़बड़ाहट फ़ौरन ही बंद हो गई। फिर हाथ जला लिया। कोई तो काम ढंग से और ध्यान से कर लिया करो मावरा, कहते हुए अतीका बेगम पलटी और चमचे में घी ले आईं। खुद अपने हाथ मावरा के जले हुए हाथ पे घी लगाया। जाने क्यों आंसू आंखों से कतारों व कतार निकले जा रहे थे। अभी ठीक हो जाएगा, तुम तो बच्चों की तरह रोने ही लग गई, अतीका बेगम ने मुस्कुराकर कहा और रोती हुई मावरा ने इनकी तरफ देखा। इसकी बेतासुर सी निगाहों से अतीका बेगम को अजीब सा एहसास हुआ था। तुम ऐसा करो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं खाना निकाल लूँगी। अतीका बेगम ने दिल ही दिल में सबा को हजार सलवातें सुनाते हुए आम से लहजे में मावरा से कहा था। कोई और वक्त होता तो शायद मावरा इनकी बात नहीं मानती, लेकिन इस वक्त वो खुद भी इन सब की नज़रों के सामने से हट जाना चाहती थी, या शायद वो इस वक्त इन सब की शक्लें नहीं देखना चाहती थी। यही वजह थी कि वो सर को इस बात में हिलाते हुए अतीका बेगम के सामने से हटकर किचन का दरवाज़ा पार कर गई थी। कमरे में आकर गिरने के अंदाज में अपने बेड पे बैठी थी। साइड टेबल पर रखे फ्रेम में मौजूद अपनी और कैसर की शादी की तस्वीर को देखते हुए मावरा सोचे जा रही थी, इंसान को ट्रिक्स आनी चाहिए तो क्या नहीं हो सकता। यह जुमला कैसर का मनपसंद जुमला था, जिसे वो दिन में कई बार बोलता था। ट्रिक्स में धोखा देने में बहुत फ़र्क होता है मिस्टर कैसर। ये ट्रिक्स नहीं, ये वो धोखे हैं जो हम किसी को और को नहीं बल्कि ख़ुद को उम्र भर देते रहते हैं। इस धोखेदही को अपनी चालाकी समझते हैं। ये गुर तब तक कारगर साबित होता है जब तक कोई हमें अंदर से झंझोड़ ना दे, और जिस दिन ऐसा होता है इस दिन से एक बार ज़मीर पे महसूस होने लगता है, और फिर हर बार हर साथ गुजरने के साथ साथ इस पर बार बार कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है, और ज़मीर पे बोझ के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। मावरा बुड़बुड़ा रही थी और फिर पुश्त के बल बेड पर गिर गई थी। अभी कौन सा बरसों बीत चुके थे जो वो सब भूल जाती। नहीं, जो कुछ हुआ था इसके लिए बरसों भी कम थे। आंसू इसकी आंखों से निकलकर कनपटियों से होते हुए इसके बालों में गुम होते जा रहे थे। माजी का हर लम्हा अब मुजस्सम होकर इसकी आंखों के सामने आन कर ठहर रहा था कि कितनी ही बार इसने खुद को इन लम्हों की कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन मावरा ने बेचैनी से करवट ली और पास पड़े तकिए को उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया था। इसे याद आ रहा था, इसे एक एक बात याद आ रही थी। वो सब जब इस दिन वो कॉलेज से घर लौटी थी। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही मावरा ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया और लाउंज के सोफ़े पे अपने कंधे पे लटके हुए बैग को उछाल कर गिराया, और ख़ुद भी धम करके अंदाज में सोफ़े पे बैठकर अपनी गर्दन को सोफ़े की बैग में टिका कर आंखें बंद कर ली थी। किचन से निकलती आसफ़ा बेगम को तो मानो बेटी के अंदाज देखकर गुस्सा आ गया था। मावरा तहनबे अंदाज में कहती हुई आसफ़ा बेगम बेटी के करीब आई थी। सच में अम्मी, मैंने सलाम किया था, लेकिन शायद आप किचन में थी तो आपने माँ को शोला बार नज़रों से अपनी तरफ देखते हुए देखा तो मावरा जल्दी से बोल उठी थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे माँ की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो जल्दी से अपने औंधे पड़े बैग को घसीट कर अपने पास कर लिया। पता नहीं तुम कब बड़ी होगी मावरा, आसफ़ा बेगम के लहजे में जहाँ भर की बेचारगी उतर आई थी। अम्मी, इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, अभी भी आप कह रही हैं मैं कब बड़ी होंगी, कहते हुए मावरा हंसने लगी। इसे यूं हंसता देख कर आसफ़ा बेगम के लब भी मुस्कुराने लगे। तुम कभी नहीं सुधर सकती, उन्होंने एक मोहब्बत भरी नज़र बेटी के चेहरे पर डालकर इससे पहले कि मावरा इनके इस बात का जवाब देती कमरे से निकलते हुए अमान साहब के कानों से अपनी शरीके हयात का फ़िक्रा टकराया था। अरे भाई बेगम, मेरी बेटी के मामले में ज़्यादती मत किया करें। मेरी इतनी प्यारी और फर्माबरदार बेटी है, और आप हैं कि इसे हर वक्त डांटती रहती हैं। अमान साहब ने कहकर मावरा को अपने पास आने का इशारा किया तो मावरा जल्दी से भागकर बाप के गले लग गई।
बस आपके इसी लाड प्यार का नतीजा है जो मैडम की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं। आसफ़ा बेगम को हमेशा की तरह अमान साहब के बेवक्त लाड पे गुस्सा आया था। अच्छा, अब हमें खाना मिलेगा या फिर हमें डांट पर ही गुजारा करना पड़ेगा? इससे पहले कि आसफ़ा बेगम कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, अमान साहब ने खाना लगाने की फरमाइश कर डाली थी। लगा रही हूँ मैं खाना, और अपनी इस लाडली को भी कह दें यूनिफॉर्म चेंज करके फ्रेश होकर आ जाए। आसफ़ा बेगम ने अमान साहब के कान में खुसर पुसर करती मावरा की तरफ इशारा करते हुए कहा और ख़ुद किचन की जानिब बढ़ गई थी। शुक्र है पापा आप ठीक टाइम पे आ गए, वरना तो आपके हिटलर बेगम ने मुझे डांट डांट कर ही मार देना था। आसफ़ा बेगम के नज़र से हटते ही मावरा ने सुकून का सांस लिया। अमान साहब कहका लगाकर हंस पड़े थे। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ वरना अपनी मम्मी का पता है ना। अमान साहब ने इसे डराया तो वो जल्दी से अस्पात में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ज़िंदगी सबक रवि से गुजर रही थी जब फैसल भाई के ससुराल से एक रिश्ता मावरा के लिए आया था। अमान साहब ने रिश्ते की बात करने से पहले ही फैसल भाई को मना कर दिया था। भाई मावरा बहुत छोटी है और अभी पढ़ रही है, इसलिए तुम निम्रा से माजरत कर लो, अमान साहब ने बहू का नाम लेते हुए कहा। फैसल अपनी फैमिली के हमरा ओमान में मुकीम था, लेकिन बाबा रिश्ता बहुत अच्छा है। निम्रा की खाला ने खुद निम्रा से बात की है। छोटी सी फैमिली है। और इससे पहले कि फैसल अपनी बात मुकम्मल करता, अमान साहब ने इसकी बात को फिर से काट दिया। बेटा कहा ना, अभी मावरा बहुत छोटी है। अमान साहब के कहने पे फैसल ने खामोश होना ही बेहतर समझा था, लेकिन बाद में वो ये बात माँ से कहे बिना नहीं रुका सका था। रिश्ता बहुत अच्छा है अम्मी, हमारी मावरा अपने पास रहेगी। देखिए भाले लोग हैं, निम्रा की सगी खाला है। आप पापा को समझाएं, घर बुलाने में तो कोई हर्ज नहीं है। अभी उन्हें चाय पे इनवाइट कर लें। अगर आपको और पापा को वो लोग अच्छे लगें तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना इनकार कर देंगे। फैसल ने मुदबराना अंदाज में माँ से कहा था। बेटा तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अम्मी मावरा का ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं है। या तो सब उम्र में बहुत बड़े हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, या फिर सब बहुत छोटे हैं। हकीकत पसंदी से बात करेंगे तब ही अच्छा होगा। अभी तो छोटी छोटी ही कह कर टाइम गुजार देंगे और फिर बाद में परेशान होते फिरेंगे। आप प्लीज़ बाबा से बात करें। फैसल की बात में दम था। आसफ़ा बेगम खुद भी सोच में पड़ गई थी। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, और अगर रिश्ता अच्छा है तो पहले रिश्ता तय करने और मंगनी करने में तो कोई हर्ज नहीं है। शादी हम मावरा की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी कर सकते हैं। आसफ़ा बेगम ने बेटे की बात से मुत्तफिक नज़र आ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और 1-2 दिन में तुम्हें बताती हूँ। आसफ़ा बेगम के कहते हुए गुफ्तगू को समेटा था और फिर फैसल से बहू और पोते की बात करने के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी थी। वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं। और फिर फैसल ठीक ही तो कह रहा है। अक्सर वालिदैन छोटी है कहकर अपनी बेटियों के लिए आने वाले रिश्तों को इनकार कर देते हैं और फिर बाद में खुद ही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आसफ़ा बेगम ने शौहर के सामने चाय का कप रखने हुए समझाने के अंदाज में कहा था और ख़ुद भी इनके सामने सोफ़े पर आ बैठी थी। अभी मावरा 3rd ईयर में है। और अमान साहब ने ज़रा सा झिझक कर चाय का कप उठाते हुए कहा, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं माँ बाप की नज़रों में वो बच्चे ही रहते हैं। माशाल्लाह हमारा बेटा खुद अब एक बच्चे का बाप है। लेकिन हम भी फैसल के बारे में बात करते हैं तो यही कहते हैं कि फैसल तो अभी बच्चा है। यही तो माँ बाप का दिल और फितरत होती है। बेटियों के मामले में भी ऐसा ही होता है। और मावरा के बारे में तो आसफ़ा बेगम बात करते करते रुकी थी। बेटी के ज़िक्र पे मोहब्बत से इनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। यूँ लगता है अभी कल ही की तो बात है जब नर्स ने नन्ही सी परी को मेरी गोद में दिया था, जब हमारी बेटी ने पहला कदम उठाया था। लेकिन हकीकत तो ये है, ये ना कुछ दिनों की बात है और ना ही चंद घंटों पहले की। वक्त के थाल में लम्हे सिक्के बनकर गिरते हुए दिन सालों में तब्दील हो चुके हैं। हमारी बेटी 19 बरस की हो चुकी है। गुज़रता वक्त तेज़ी से गुज़रा या फिर पलक झपकते या नहीं पता मुझे, बस पता है 19 बरस बीत चुके हैं। हमारी बेटी को हमारे आंगन में उतरे और
रीत रिवाज के मुताबिक हमारी मैना की रुखसती का वक्त आ गया है। चाहे 2 साल बाद ही क्यों ना हो तो क्या बेहतर नहीं बेटी के लिए आने वाले पहले रिश्ते को बिना देखे इनकार करने की बजाय देख लिया जाए। आसफा बेगम ने अपनी बात के इख्तिताम पे अमान साहब की तरफ देखा, जो हाथ में कप को लबों से लगाना भूलकर अपनी शरीके हयात की बातें सुन रहे थे। हाँ ठीक कह रही हो। अमान साहब के पुकारने पे चौंके थे और अब आसफा बेगम की बातों से मुत्तफिक होकर इस बात में सर हिला रहे थे। तो ठीक है, मैं रात में ही निम्रा से कहती हूँ कि अपनी खाला से कह दे वो जब चाहे हमारे घर आ सकती हैं। आसफा बेगम ने कहते हुए अपने सामने रखे चाय ठंडे होकर अपना असल जायका खो चुकी थी। ये चाय तो ठंडी हो चुकी है। आसफा बेगम ने कहते हुए अपने हाथ में मौजूद कप की तरफ इशारा किया तो अमान साहब ने भी अपना कप टेबल पर वापस रख दिया था। मैं नई चाय बना कर लाती हूँ, आसफा बेगम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अमान साहब ने सर को हिलाने पर इक्तफा करते हुए अपने सामने रखे अखबार को फैलाकर अपनी नज़रों के सामने कर लिया था। निम्रा को खाला अपनी बेटी और निम्रा की वालदा के हमरा इनके घर इसी एतवार को पहुंच चुकी थी। मैं रुक नहीं पाई। जैसे ही निम्रा ने मुझे आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इशारा दिया था, मैंने फ़ौरन ही अपनी बेटी को ससुराल से आने का पैगाम भिजवा दिया था। वो खातून कहते हुए आसफा बेगम के चेहरे की तरफ देख रही थी। आसफा बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। रिश्ता हो या ना, ये तो किस्मत की बात है, बाकी तो सब चलता रहता है। वो मुस्कुराकर बोली, ये बात तो आपने ठीक कही, रिश्ता हो या ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बेटे से मिलने के बाद आप इनकार नहीं कर पाएंगे। माशाल्लाह से मेरा बेटा पढ़ा लिखा और बासरे रोज़गार है, शक्ल व सूरत में खूबसूरत है, यानी आपकी बेटी के लिहाज से रिश्ता मुनासिब है। आप चाहें जितना मर्ज़ी सोचने और समझने का टाइम ले लें, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बस अपनी मावरा को मुझे दे दें। मुझे मावरा बहुत अच्छी लगी है। वो खातून मावरा की तारीफ़ें कर रही थी और फिर इसके बाद ही अतीका बेगम ने घर की दहलीज पकड़ ली थी। और फिर अतीका बेगम ने ठीक ही तो कहा था, कैसर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। 5 माह के दौरान आसफा बेगम और अमान साहब ने हर लिहाज से जांच पड़ताल करने के बाद ही अतीका बेगम को रिश्ते के लिए हाँ कही थी। मावरा जो इस सारे अरसे में सिवाय एक बार अतीका बेगम के सामने आने और हर बात से अनजान अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, आसफा बेगम के बताने पे सटपटा सी गई। रिश्ता, शादी, मावरा को अभी इन में से किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब नाराज़ी भरी नज़रों से माँ की तरफ देख रही थी। मैंने, तुम्हारे पापा और भाई ने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। कैसर हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम देखना, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। आसफा बेगम ने बेटी को अपने साथ लगाते हुए मुस्तकबिल की पेशनगोई की, लेकिन मावरा तो रोने लगी। इसे यूं रोता देखकर आसफा बेगम के दिल में कितने ही खदशों ने सर उठा लिया। मावरा, क्या तुम किसी और को पसंद? आसफा बेगम अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि मावरा ने ज़ोर ज़ोर से अपने सर को नफ़ी के अंदाज में हिलाया था। तो फिर आसफा बेगम को बेटी के रवैये से सख्त उलझन हो रही थी। मैं आपको और पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मावरा कहते हुए माँ के गले लगी थी। क्या सच में यही बात है? सच में अम्मी, मावरा ने मुंह बनाते हुए नाराज़गी से कहा। इस बार आसफा बेगम ने मुंह बनाकर बेटी मावरा को पास करके चटाचट बलाएं ले डाली थी और फिर फैसल और निम्रा के आने के बाद ही रिश्ते को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया गया था। बहुत बहुत मुबारक हो। अतीका बेगम ने खोए वाले रसगुल्ले को मुंह में डालते हुए वहां पे मौजूद सभी लोगों से कहा था। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आसफा बेगम ने जवाबन कहा। तो बस ठीक है, अभी मंगनी की डेट भी तय कर लेते हैं, फैसल ने कहते हुए अतीका बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे पे फैली मुस्कुराहट वाज़िया तौर पर मद्दम हुई थी। मंगनी जैसे फंक्शन करने में टाइम और पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरा मतलब है इस्लाम में तो बस निकाह की अहमियत को बयान किया गया है। ये दिखावे के रस्म रिवाज तो हम इंसानों ने बना रखे हैं। इंसान की ज़ुबान ही सब कुछ होती है। मावरा हमारी बेटी है। ये कहते हुए अतीका बेगम ने अपने पास बैठी मावरा को बड़े प्यार से अपने साथ लगाया। इसके माथे पर बोसा देकर अपने हाथ में मौजूद अंगूठी उतार कर मावरा की उंगली में पहना दी थी, जो इसकी उंगली में बहुत ही खुली थी। बाएं हाथ की दूसरी उंगली में रिंग पहनते ही घूम गई थी।
लीजिए, आपकी तसल्ली के लिए हमने बाकायदा मंगनी की रस्म अदा कर दी है, अतीका बेगम ने कहते हुए सामने प्लेट में रखी बर्फ़ी मावरा को खिलाते हुए कहा और अपनी तरफ हैरत से देखती हुई आसफ़ा और अमान साहब की तरफ देखा, जिन्हें इस सब की तवक्का ही कहाँ थी। बात असल में ये है, मैं ऐसी फजूल खर्चियों में और दिखावे के तौर पर मुनक्किद किए गए फंक्शन से कहीं ज़्यादा लड़की के अहल हक को यानी हक महर पर तवज्जो दूंगी। मेरी भी बेटी है और मेरी तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो। अल्लाह ना करे हमारे रिश्ते में कोई भी बदमज़गी हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहू के मुस्तकबिल की सिक्योरिटी पे ज़्यादा तवज्जो दूंगी। मावरा के हक महर की बात करें, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या ऐसी फजूल खर्चियों पे हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें? अतीका बेगम के लहजे में हलावत थी, मिठास थी। आसफ़ा बेगम और अमान साहब ही नहीं, वहाँ पे मौजूद दूसरे रिश्तेदार भी हैरानी से अतीका बेगम की तरफ देख रहे थे। ऐसे लोग भला दुनिया में कहाँ मिलते हैं जो इस सोच के मालिक होते हैं। यहाँ तो लोगों को हक महर पे नाराज़ होकर बारातियों को वापस जाते हुए देखा जाता है, और अतीका बेगम खुद अपने मुंह से मावरा के मामू, खाला और चचा के चेहरों पर खुशी ही खुशी थी। खाना इंतहाई खुशगवार माहौल में खाया गया था। खाने के बाद चाय का दौर शुरू हुआ। किसी के बातों और कहकों की आवाज़ें अंदर कमरे में मौजूद मावरा के कानों में पड़ रही थीं, जो पिछले 2 घंटे से अपना सर झुकाए अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को बेध्यानी में घुमाए जा रही थी। वो बेवक्त दो कैफियत का शिकार हो रही थी। वो खुश थी कि सब इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर बेहद खुश हैं, लेकिन हर लड़की की तरह शादी को लेकर इसके बहुत सारे अरमान थे। और यहाँ तो पहले ही मरहले को इस्लाम की तालीमात और कफ़ाई शारी की बात करके मावरा बेचैनी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की खिड़की से बाहर ढलती शाम को अरब रात में मध्यम होते हुए देख रही थी। शायद ही मैं कुछ ज़्यादा ही मुंतक हो सोच रही हूँ। इतने अच्छे मौका पे मुझे उदास कर देने वाली बातें नहीं सोचनी चाहिए। अच्छे गुमान बहुत कमाल के काम करते हैं। मावरा बुड़बुड़ाते हुए पलटी और अपनी दराज में रखी कैसर की तस्वीर को निकाल कर देखने लगी थी। इसने इस्तेहकाक भरी नज़र कैसर के चेहरे पर डाली तो यूँ लगा तस्वर में मौजूद कैसर की आंखों की चमक पहले से कई ज़्यादा हो चुकी है। मावरा ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों तले दबाया, फिर शर्माकर कैसर की तस्वीर को दराज में रखकर जैसे ही पलटी, अपने अकब में खड़ी निम्रा भाभी को देखकर सटपटा गई। अच्छा जी, अभी से ये हाल है कि छुप छुप कर मौसूफ को देखा जा रहा है। निम्रा भाभी ने मावरा की लरजती पलकों तले ब्राउन आंखों में झांकने की कोशिश की तो मावरा ने शर्माकर अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपा लिया। यही नहीं, वहाँ भी यही हाल है। यकीन करो, कैसर ने मेरा सब के बीच बैठना मुहाल कर दिया था। ये लो, तुम इससे बात कर लो, निम्रा भाभी ने कहते हुए अपना फ़ोन मावरा सिमत बढ़ाया। नहीं भाभी, मावरा ने अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाते हुए ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन तब तक निम्रा कैसर को कॉल मिला चुकी थी। अभी पहली बेल भी पूरी नहीं गई थी कि दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। चलो जी, तुम दोनों ने तो लगता है अब पहली मोहब्बतों को पीछे छोड़ देना है। निम्रा ने कैसर के फ़ौरन ही कॉल पिक करते ये खफीफ सा तंज किया था, तो जवाब में कैसर का कहका बेसाख्ता था। इसके हंसने की आवाज़ स्पीकर से निकलकर निम्रा के पास खड़ी मावरा के कानों से भी टकराई थी। मावरा का दिल धड़का, रुखसार लाल हुए इससे पहले कि वो कुछ कहती, निम्रा फ़ोन इसके कान से लगा चुकी थी। चलो, तुम कैसर से बात कर लो, मैं बाहर मेहमानों के पास जा रही हूँ, निम्रा उजलत भरे लहजे में कहकर वहाँ से जा चुकी थी। तो मावरा अपने नाम पे चौंक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जहाँ कैसर इसका नाम पुकार रहा था। दिल धड़कने लगा था। वो खामोशी से कैसर की बातें सुन रही थी। वो बस पेच में तुम मेरी बात सुन रही हो ना कहकर मावरा से पूछता, और इसके हल्के सी आवाज़ में कहे गए जी को सुनकर फिर से बातों में मसरूफ़ हो जाता। इसे बोलने का बहुत शौक़ था और मावरा को इसे बोलते सुनना अच्छा भी लग रहा था। वो इसे बता रहा था, इसने पहली बार इसे निम्रा की बारात वाले दिन देखा था और पहली ही नज़र में वो इसकी
मोहब्बत का शिकार हो गया था। वो कह रहा था घर आने के बाद मैंने अपनी अम्मी से कह दिया था कि शादी करनी है तो बस इसी लड़की से करनी है। फिर इसकी माँ कैसे निम्रा से इस माँ के रिश्ते की बात करती रही, लेकिन निम्रा तज़्बज़ का शिकार थी। इसे लग रहा था रिश्ता होने के बाद इसके रिश्ते में कोई बदमज़गी ना हो जाए। आखिर को फैसल की इकलौती और छोटी बहन का मामला है, लेकिन फिर बार बार कहने पे निम्रा ने फैसल से बात कर ही ली थी। दो भाई, एक बहन और माँ वालिद का इंतकाल हो चुका था। फैसल के लिए, मावरा के लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट छोटी फैमिली थी। बहन की शादी हो चुकी थी, घर में दो भाई और माँ, और फिर कैसर भी ठीक ठाक था। और यूँ मेहनत के बाद बिल आखिर हमारा रिश्ता हो ही गया। कैसर कहकर हंसा तो मावरा भी मुस्कुरा दी। मज़ीद चंद मिनट बात करने के बाद कैसर ने कॉल बंद कर दी थी। ये शायद कैसर से बात करने का असर था। मावरा जो कुछ देर पहले तक अजीब सी कैफियत में घिरी थी, अब मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर दिल से मुस्कुराई तो फिर मुस्कुराती ही चली गई थी। अल्लाह सभी बेटियों के नसीब अपनी मावरा के जैसे करे। मेहमानों के रुखसत हो जाने के बाद मावरा की मुमानी ने दिल से दुआ दी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, निकाहनामे में 20 तोले सोना, और वो भी लड़की के हक महर के तौर पर। आज के दौर में ऐसा कौन सोचता है और कौन करता है। आसफा बेगम को भाभी तो अभी तक अतीका बेगम की इस बात पे अंगश्त व बदनदा थी। अल्लाह मावरा के नसीब अच्छे करे, मामू ने कहते हुए अपनी शरीके हयात को घूरा था। हाँ हाँ, अल्लाह मावरा को हर बुरी नज़र से बचाए। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, फरीहा बेगम ने खसिया कर कहा, और एक बार फिर आसफा और अमान साहब को मुबारकबाद देने लगी। वो सब बहुत खुश थे। अपने घर वालों को खुश देखकर मावरा भी बेहद खुश थी। शादी की तारीख मावरा के फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद रखी गई थी, यानी अभी पूरा 1.5 साल बाकी था। हम अच्छी तरह से मावरा की शादी की तैयारियां कर सकते हैं। अगर अतीका आंटी 20 तोले सोना हक महर में लिखवा रही हैं तो हमें भी शादी की तमाम तैयारियां शाया शान तरीके से करनी चाहिए। फैसल ने माँ और बाप के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन 20 तोले जेवर की बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, कैसर की फैमिली अच्छी खासी है, लेकिन अमान साहब ने बात को अधूरा छोड़ा था। आपको तो बिला वजह वहम करने की आदत है। उन्होंने कौन सा ये बात हमारे सामने की है, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान के अलावा अपने ख़ानदान और दामाद के सामने ये बात की है। और अतीका बेगम ने कहा है निकाहनामे पे जेवर मुअज्जल लिखवाएंगे। ये बात भी उन्होंने खुद की है, हमने तो इनसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की। आसफा बेगम को अमान साहब की फ़िक्रमंदी एक आंख भी नहीं भाई थी। इसी लम्हे कदरे तेज़ लहजे में बोलती चली गई, हाँ अम्मी ठीक कह रही हैं बाबा, हमें किसी भी बदगुमानी को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। फैसल ने माँ की बात में हाँ मिलाई तो अमान साहब कंधे उचका कर रह गए थे। मावरा कॉलेज से घर वापस आई थी तो आसफा बेगम रज़िया के साथ किचन में मसरूफ़ थी। क्या हुआ, कोई मेहमान आ रहा है? मावरा ने सजी हुई ट्राली की तरफ देखते हुए माँ से सवाल किया। मेहमान आ रहे हैं, बल्कि आ गए हैं, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, जल्दी से तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ जाओ। आसफा बेगम ने मसरूफ़ से लहजे में बेटी से कहा था। ये लोग फिर आ गए, अभी पिछले हफ्ते ही तो फैसल भाई और निम्रा भाभी से मिलने आए थे जब वो वापस जा रहे थे। आज फिर जाने क्यों? मावरा जी भरकर बदमज़ा सी हुई थी। मावरा, आसफा बेगम ने बेटी को खश्मगीन नज़रों से घूरा। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की है मावरा कि तुम किसी के आने पे भी ऐसे रिएक्ट करो, वो भी अपने ससुराल वालों के आने पर। आसफा बेगम ने कहा तो मावरा ने फ़ौरन ही अपने दाएं कान को सॉरी के अंदाज में पकड़कर फिर जल्दी से पलटकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। मावरा ने फ्रेश होने के बाद कपड़े तब्दील किए। अभी वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी जब रज़िया उसे बुलाने के लिए कमरे में आई थी। अच्छा, मैं 5 मिनट में आती हूँ, मावरा ने कहकर अपने लंबे बालों को बांधा और आईने में अपना सरापा देखा। बेड पे पड़े अपने दुपट्टे को उठाकर सर पे सेट किया और कमरे से निकल आई थी। अस्सलाम वालेकुम। मावरा ड्राइंग रूम के दरवाजे पे ही झिझक कर रुकी थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, वहीं
क्यों रुक गई? मेरे पास आकर बैठो, अतीका बेगम कहते हुए अपने दोनों बाजुओं को बहू के लिए फैला दिया। मावरा हर बार ही इनके ऐसे मोहब्बत भरे मुजाहरे पर झिझक सी जाती थी। इस वक्त भी वो माँ के इशारा करने पर अतीका बेगम और सबा के दरमियान आ बैठी थी। चंद मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद अतीका बेगम ने चाय का कप सामने टेबल पे रखा और आसफा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई। वो मैं इसलिए आई थी कि मैंने जो रिंग मावरा को पहनाई थी वो इसकी उंगली में बहुत खुली है। वो रिंग आप मुझे दे दें, मैं मावरा को दूसरी रिंग देना चाहती हूँ ना कि बच्ची रिंग हाथ में पहने तो रखे, क्या फ़ायदा है ऐसी रिंग का जो उंगली में आए ना और दराज की नींद जैनत बनकर पड़ी रहे। मेरी बेटी अपने हाथ में रिंग पहनेगी तो खुश तो होगी ना? अतीका बेगम ने कहते हुए पास बैठी मावरा को अपने साथ लिपटाते हुए कहा। हाँ ठीक कह रही हैं आप। मावरा जाओ आंटी को रिंग लाकर दे दो, आसफा बेगम ने मावरा से कहा। मावरा अपनी जगह से उठी और अतीका बेगम की अंगूठी लाकर इनकी हथेली पर रख दी। मैं अपनी बेटी के लिए इससे भी प्यारी रिंग लेकर आऊँगी। अतीका बेगम ने हथेली में रखी रिंग को अपनी उंगली में सजाते हुए मावरा से कहा तो मावरा मुस्कुराकर सर को झुकाकर रह गई थी। 10-15 मिनट के बाद अतीका बेगम अपनी बेटी के हमरा वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। अरे इतनी जल्दी क्या है, बैठिए ना, खाना खा कर जाइएगा, आसफा बेगम ने अदब मेज़बानी निभाते हुए कहा था। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, अभी सुनार के पास भी जाना है और भी छोटे मोटे बहुत से काम हैं, खाना फिर कभी सही। नहीं बल्कि आप भी अमान साहब के साथ हमारे घर चक्कर लगा लीजिएगा, कैसर तो आप लोगों का दीवाना हो गया है, आपके आने से बहुत खुश होता है। अतीका बेगम ने आगे बढ़कर आसफा बेगम से गले मिलते हुए कहा। जी ज़रूर। दामाद के ज़िक्र पे आसफा बेगम खुशी से नहाल हुई थी। वो मेहमान को रुखसत करने के बाद वापस आई तो रज़िया किचन साफ़ करती हुई निकली। बेगम साहिबा एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना, रज़िया ने कहा। हाँ बोलो। आसफा बेगम ने सोफ़े पर बैठते हुए अपनी गर्दन पे हाथ रखा। उन्हें अपनी गर्दन के पट्टे में खिंचाव सा महसूस हो रहा था। यहाँ जहाँ आपने मावरा बीबी का रिश्ता तय किया है ना, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, रज़िया कहते हुए आसफा बेगम के पास कालीन पे आ बैठी। नहीं मतलब आप खुद सोचें, कंजूसी की हद है। होने वाली बहू की उंगली में सबके सामने अपनी अंगूठी पहना दी और आज वो लेने के लिए भी आ गई। और अगर इतनी ही ज़रूरी थी इनके लिए अपनी अंगूठी तो पहले मावरा के लिए रिंग खरीदती, इसके हाथ में वो अंगूठी पहनाकर फिर अपनी अंगूठी मांग लेती। अपनी अंगूठी भी ले गई। रज़िया ने जाने क्यों बात के आखिरी हिस्से को मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाना ज़रूरी समझा। आसफा बेगम के दिल में भी ये बात आई थी, वो भी उलझी थी। जहाँ रिश्तेदारी हो वहाँ चीज़ों को क्या अहमियत देनी। आसफा बेगम ने रज़िया से कहा था, मगर देखा ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी मावरा की तरफ था। सोने चांदी से बेटियाँ मोहब्बत और इज़्ज़त से अपने घरों में बसती हुई हो तो सारे अमीर लोगों की बेटियाँ हंसी खुशी अपने घरों में रहती। दिलों में गुंजाइश और मोहब्बत हो तो छोटी छोटी बातें खुद ब खुद इग्नोर हो जाया करती हैं। और फिर अतीका बेगम कह गई थी कि वो सुनार के दुकान पे ही जा रही हैं, इसका मतलब तो यही है ना। वो खुद मावरा को कह गई कि इसके लिए रिंग लेनी है तो वो ही लेने गई होंगी। छोटी छोटी बातों को यूं सर पर सवार करना कहाँ की अक्लमंदी है। और वैसे भी रज़िया, तुम अपना दिमाग ऐसी बातों में मत चलाया करो, बल्कि अपने हाथों को चलाया करो। चलो जल्दी से जाकर मावरा के लिए रोटी उतार दो, मेरी बच्ची सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी, आसफा बेगम ने कहते हुए दरवाजे में खड़े मावरा के लिए अपने दोनों बाजू को फैला दिया था। मावरा बिना कुछ कहे माँ की मेहरबान बाहों में समा गई थी। फिर कितने ही दिन आसफा बेगम अतीका बेगम की आमद की मुंतज़िर रही थी। ये बात तो इनके दिल में भी थी कि मंगनी के नाम पर पहनाई गई अंगूठी के मुतबादिल दूसरी अंगूठी मावरा को दी जानी चाहिए, वो भी तब जब अतीका बेगम खुद मावरा के सामने कह कर गई थी। और जाने किस ख्याल से मावरा और 2-3 बार आसफा बेगम से अंगूठी के बारे में पूछ चुकी थी। अम्मी आंटी झूठ बोल के वो रिंग ले गई हैं, रिंग की बात नहीं है, वो तो मुझे ऐसी भी कहती तो मैं दे देती, वो उन्हें की रिंग थी। लेकिन मावरा की आंखों के साथ साथ इसका लहजा भी भर आया था।
इतनी छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत नहीं देते बेटा। हो सकता है मसरूफ़ हो गई होंगी या कोई और मसला होगा। मैंने तो तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते को हाँ की है, तुम क्यों फ़िक्र करती हो। बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए आसफ़ा बेगम ने तसल्ली भरे लहजे में कहा था। लेकिन वो भूल गई थी ये दुनिया है, 7 रंग की दुनिया। दुनिया के हर माँ बाप अपनी बेटियों के नसीब का फ़ैसला करते हुए हर तरह की छानबीन और तसल्ली कर लेने के बाद ही अपनी बेटियों के हाथ किसी दूसरे के हाथ में देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम इंसानों को पहचानने में, उन्हें समझने में गलती कर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आसफ़ा बेगम और अमान साहब के साथ हुआ था। हुआ कुछ यूँ था, मावरा की शादी के दिन रखे जा चुके थे। इसकी शादी से 1 माह पहले फैसल भी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ चुका था। हर चीज़ मावरा की पसंद की थी। खूब इंतज़ामात किए हुए थे कि जब शादी से 2 दिन पहले अतीका बेगम अपनी बेटी और छोटे बेटे के हमरा मेहंदी और बारात का जोड़ा लेकर मावरा के घर आई थी। छोटे से अटैची केस को खोला गया। मावरा तो अपनी चीज़ों को देखते ही बेइख्तियार रोने लगी थी। दोनों सूट ही जाने कहाँ से लाए गए थे। लहंगे का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। मावरा के साथ साथ खुद आसफ़ा बेगम को भी बेइंतहा दुख हुआ था। कुछ तो सोचना चाहिए था आपको। हमारी बेटी के लिए ऐसी चीज़ें लाते हुए आसफ़ा बेगम खुद को कहने से रोक नहीं पाई थी। क्या मतलब, सबा के तेवर फ़ौरन ही बदले थे। देखें, हमने तो आपसे पहले ही कह दिया था, फजूल शोशा में हम पैसे खर्च करने वाले नहीं। हम मुसलमान हैं और शरई कामों में ज़्यादा ध्यान देंगे। आपकी बेटी को 20 तोले ज़ेवर हक महर में देने का मतलब आप जानती हैं, यानी तकरीबन 50 लाख हम आपकी बेटी की सिक्योरिटी दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हक महर में लिखवा रहे हैं तो देंगे भी। अब हम हक महर की रकम अदा कर सकते हैं या फिर लाखों के पैसे यूं ही ज़ाया कर दें, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वैसे भी मावरा, ये कपड़े पहनकर हमारे घर ही आना है, तो फिर जब हमें कोई एतराज़ नहीं है तो आप भी एतराज़ ना करें। सबा ने तेज़ तेज़ लहजे में बोलते हुए आसफ़ा बेगम को खामोश करवाया था। आसफ़ा बेगम ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन अमान साहब ने हाथ उठाकर अपनी शरीके हयात को कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। ठीक है, आप जो कह रही हैं ठीक है, मुझे मेहमानों के सामने मज़ीद कोई तमाशा नहीं बनाना। अमान साहब ने सारी गुफ्तगू को समेट लिया था। मावरा के ससुराल वालों के जाने के बाद आसफ़ा ने शिकवा भरी नज़रों से शोहर की तरफ देखा था। ये खुशी की बात होती है, वो लोग आपकी इस बात को नहीं समझ रहे। अपनी दास्त में वो शरई शादी करना चाहते हैं, मतलब सादगी से। बस आप भी रहने दें, इनकी सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर शरई शादी करना चाहते हैं तो लाखों का सामान लेते हुए मना क्यों नहीं किया। पहनों के नाम पे इतने महंगे सूट क्यों लिए। और कैसर जो भी पहन कर आएगा आपकी तरफ से पहन कर आएगा। ये कहने के बाद हज़ारों रुपए की शॉपिंग करते हुए उन्हें इस्लाम याद क्यों नहीं आया। वो आसफ़ा बेगम को आज पहली बार अपनी होने वाली समधन पे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर अमान साहब और फैसल के समझाने पे ऊपरी दिल से ही सही वो खामोश हो गई। दूसरे खर्चों के साथ साथ आसफ़ा बेगम मावरा को अपने साथ ले जाकर इसकी पसंद का लहंगा और मेहंदी एक सूट दिलवा लाई थी। मावरा का लहंगा और सूट के फैसल को और अमान साहब को दिखाते हुए आसफ़ा बेगम अपने दिल में बसे खदशात को ज़ुबान पे लाने से रोक न सकी थी। मुझे नहीं लगता वो हक महर यही लिखवाएंगे जो वो कह रहे हैं। अमान साहब इनसे कहीं शरई शादी कर रहे हैं तो हक महर भी शरई मुकर्रर कर लें, बिला वजह की बदमज़गी ना हो जाए। आसफ़ा बेगम ने हाथ में पकड़ा सूट सामने टेबल पर रखते हुए मुस्तफ़ाना लहजे में कहा, अम्मी आप क्यों ऐसे परेशान हो रही हैं। और ठीक है ना, जहाँ सब कुछ हमने किया है वहाँ लहंगा और सूट भी ख़रीद लिया। आप ख्वामख्वाही परेशान नहीं हो और ना ही हमें करें। फैसल कहता हुआ माँ के करीब आ बैठा और उन्हें अपने साथ लगा लिया। बेटे और शोहर के साथ साथ बेटी को परेशान देकर आसफ़ा बेगम ने खुद को संभाला दिया और सब कुछ अल्लाह पर की रज़ा पर छोड़ दिया। अब सब रिश्तेदार कल यहाँ पहुँचने वाले थे। ऐसे में अब वो क्या खुद भी परेशान होती और बाकी सबको भी करती। माशाल्लाह, ये लहंगा हमारी बेटी पे कितना अच्छा लगेगा ना।
सुरख लहंगे का कामदार दुपट्टा उठाकर फैलाते हुए आसफा बेगम ने कहा, अल्लाह हमारी बेटी को नज़र बद से बचाए। अमान साहब ने दिल ही दिल में कहा और चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई भी इनकी आंखों में दराने वाली नमी को देख ना पाए। बेटी रुखसत करने का ख्याल हर बाप को यूं ही अफसरदा कर दिया करता है, अमान साहब ने सोचा और फिर सर को झटक कर मुस्कुराकर आसफा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुए। जवाब उन्हें बेटी की चूड़ियाँ दिखा रही थी। हक महर वही मुकर्रर हुआ था जो अतीका बेगम ने कहा था। आसफा बेगम जो दिल में 2 दिन पहले की खट्टा इस लेकर बैठी थी, अब दिल ही दिल में खूब शर्मिंदा हो रही थी। पहली बार किसी बेटे की माँ का दिल इतना बड़ा देखा था। हाल में मौजूद सब रिश्तेदार सताइश भरी नज़रों से अतीका बेगम और इनके साथ आई हुई बारात को देख रहे थे। हर कोई आगे बढ़कर अतीका बेगम से मिल रहा था और इनके इस फैसले को सराह रहा था। दुल्हन बनी मावरा अपने ससुराल वालों की तारीफ़ी ज़ुबानें सुन सुनकर नहाल हुई जा रही थी। ऐसा ससुराल वाकई किस्मत वालों को मिलता है। दिल में जो गिले शिकवे थे वो सब ख़त्म हो रहे थे। कुछ देर के लिए ही सही, मावरा ने खुद को बदगुमान और बदज़हन होते हुए महसूस किया था, लेकिन अब वो खुद शर्मिंदा हो रही थी। मावरा रुखसत होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। मुख्तलिफ रस्मों के बाद इसकी इकलौती नंद ने मावरा के इर्द गिर्द बैठी अपनी कज़न्स के झुरमट को हटाया और मावरा को सहारा देकर इसके कमरे में ले आई। मावरा खुद भी बैठे बैठे बेइंतहा थक चुकी थी। सबा ने सहारा देकर इसे बेड पर बिठाया और जल्दी से खुद इसके सामने आ बैठी। हाय मावरा, तुम्हारी अम्मी ने कितनी प्यारी रिंग दी है मुझे। सबा ने अपने हाथ में पहनी रिंग को अपनी नज़रों के सामने किया। अम्मी के कंगन भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच कहते हुए सबा और मावरा के गले से लग गई थी। अच्छा, अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और साथ में कैसर को भी इसके दोस्तों के चुंगल से आज़ाद करवाती हूँ। हंसते हुए कहकर अपनी जगह से उठी थी। कैसर के नाम पर मावरा ने शर्मा कर अपने सर को झुका लिया था। दरवाजे पे खटका सा हुआ था, आने वाला कैसर ही था। मावरा ने शर्मा कर अपने सर को झुका लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसर ने सलाम किया। मावरा ने आस्तगी से इसके सलाम का जवाब दिया था कि कैसर होले से कहका लगाकर हंस पड़ा। सच में ये इतनी प्यारी बीवियां बाद में कहाँ खो जाती हैं। अब देखो ना, तुम्हारा जवाब सुनने के लिए मुझे अपनी पूरी तवज्जो तुम पर मबजूल करनी पड़ी है। और शादी के चंद माह के बाद कैसर की बात पर मावरा भी मुस्कुराई। सर झुकाए इसकी गर्दन में दर्द होने लगा था। वो चाहती थी कैसर इसे खुद सर ऊपर करने का कहे, लेकिन मावरा को ऐसा कुछ कहने को तकल्लुफ़ नहीं किया गया, बल्कि इसकी बात पर मावरा का झुका हुआ सर खुद ब खुद ऊपर की जानिब उठ गया था। वो जो हक महर लिखवाया है वो मैं अदा नहीं कर सकता। तुम कैसर रुका था, तुम मुझे वो हक महर माफ़ कर दो। तुमने मुझे हक महर माफ़ कर दिया है ना। अपनी जानिब हैरत से देखती मावरा की आंखों में देखते हुए कैसर ने सवाल किया था। कुछ छन करके टूटा था। वो अभी इसी बात पर गौर कर रही थी जब कैसर अपनी जगह से उठा और साइड टेबल की दराज से एक कापी पेंसिल निकाल कर मावरा के सामने खोल कर रख दी थी, जिस पर लिखा हुआ था, मावरा खुद अपनी मर्जी और खुशी से कैसर को हक महर माफ़ कर रही है। तुम यहाँ साइन कर दो। कैसर ने तहरीर के नीचे खाली हिस्से पे अपनी उंगली रखते हुए कहा था। वो चंद लम्हे पहले टूटा हुआ था। वो मावरा का दिल था जो कैसर के इस अंदाज और बात पे टूटा था, और अब इसका दिल टूटकर कितनी ही किरचियों में बटा था, ये तो बस मावरा जानती थी। कर भी दो साइन, फिर मैंने अभी तुम्हें मुंह दिखाई भी देनी है। कैसर ने खामोश बैठी मावरा को मुखातिब किया था। इसी सिचुएशन और इसी वक्त मावरा कैसर से क्या कहती। चंद लम्हों की दुल्हन आखिर बोल भी क्या सकती थी। मावरा ने खामोशी से कैसर के हाथ से पेंसिल ली और साइन कर दिए। थैंक यू सो मच। अब एक बार मुंह से भी कह दो, इस्लाम की रूह से ये भी ज़रूरी है ना। कैसर ने मावरा के दस्तखत को देखते हुए ज़रा की ज़रा मावरा के चेहरे की तरफ देखा और फिर से कापी की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने आपको अपना हक महर माफ़ किया। मुश्किल से ही सही मावरा ने यह जुमला अदा कर दिया था। थैंक यू। ये हुई ना प्यारी बीवियों वाली बात। 1 मिनट में पहले इसे संभाल कर रखाऊं। कैसर ने बड़ी एहतियात से कापी संभाली और उठकर दीवार पर अलमारी में मौजूद कैबिनेट की
दराज में कापी रखकर लॉक लगा लिया और वापस आकर अपनी जगह आ बैठा। अच्छा, अब मैं तुम्हें मुंह दिखाई दूं। सोचो मुंह दिखाई में क्या होगा। मावरा के हाथ थामते हुए कैसर ने मावरा से दरियाफ्त किया था। मुझे क्या पता, मावरा ने आहिस्तगी से कहा। अभी चंद लम्हे पहले कैसर ने जो कहा था, मावरा को दुख हुआ था। अगर इतना हक महर देने की इस्तात नहीं थी तो दूसरी बातों की तरह ये बात भी क्लियर की जा सकती थी। और वैसे भी ये बात तो खुद कैसर के घर वालों ने की थी। इनकी तरफ से ऐसा कोई भी मुतालबा नहीं था। फिर ऐसा टोपी ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर भी गैस तो करो, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट देने वाला हूँ। कैसर ने मावरा के हाथ को हल्के से दबाते हुए ज़िद की थी। कोई रिंग होगी। मावरा को अब कैसर के अंदाज से उलझन हो रही थी, इसलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए इसने अंगूठी का नाम लिया था। ना ना, कैसर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी मुंह दिखाई मैं तुम्हें वो दूंगा जो बहुत बहुत कीमती है और किसी ने भी आज तक अपनी दुल्हन को नहीं दिया होगा। कैसर गर्दन को अकड़ाते हुए कह रहा था। अब की बार मावरा सच में उलझी थी। क्या कोई डायमंड रिंग है या फिर डायमंड सेट है? इसका दिल ज़ोर से धड़का था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मुंह दिखाई दे ही देता हूँ। कैसर बैठे बैठे साइड टेबल की तरफ झुका और हाथ डालकर सुरख कवर में लिपटा कुरान पाक निकाल कर मावरा की तरफ बढ़ा दिया। फौरी तौर पर तो मावरा को सुरख कवर में लिपटी शे की समझ नहीं आई थी। वो उलझी नज़रों से कैसर की तरफ देख रही थी। अरे भाई, मेरी तरफ देखती रहोगी या खोल कर भी देखोगी? कैसर के कहने पर मावरा ने अपनी हिनाई हाथ कैसर की तरफ बढ़ा दिया। अंदर से गोल्डन कलर के कवर वाला कुरान पाक इसके हाथ में था। अच्छा है ना? कैसर पुरजोश अंदाज में मावरा से पूछ रहा था। क्या कहती सिवाय अपना सर अस्पात में हिलाने के? देखा, ऐसी मुंह दिखाई किसी को नहीं मिली होगी, कैसर पुरजोश अंदाज में कह रहा था। मावरा के पास बोलने और कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जब अगले दिन मावरा कज़न्स के इससे मुंह दिखाई के बारे में पूछा तो कुरान पाक का सुनकर सभी खामोश हो गए थे। ठीक है, कुरान पाक भी दिया है, लेकिन साथ में कुछ और भी तो देना चाहिए था। मावरा की कज़न ने निम्रा भाभी की तरफ देखते हुए कहा तो निम्रा ने फ़ौरन ही मुझे इस मामले में मत घसीटें लापरवाही से अपने कंधों को उचका दिया था। मावरा सर को झुकाए अपनी हथेली पे सजी मेहंदी को देखते हुए कितने ही आंसू अपने अंदर उतार चुकी थी। वो अपने वालिदैन को अफसरदा और उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने हक महर को माफ़ करने वाली बात अपने घर वालों से छुपाई थी। ज़िंदगी शायद मावरा का अभी और भी इम्तिहान लेना चाहती थी। ये इसकी शादी के एक हफ्ते बाद ही की बात तो थी। मावरा अपने कमरे में सो रही थी। इसकी आंख खुली तो प्यास की शिद्दत एहसास ने इसे उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया था। साइड टेबल पर पड़ा खाली जग इसका मुंह चढ़ा रहा था। उफ़ो, मावरा ने जग को वापस टेबल पे रखा। तकिए के पास पड़े अपने दुपट्टे को खींचकर और पाँव में स्लीपर पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो लाउंज में बैठे अपने ससुराल वालों के हंसने की आवाज़ इसके कानों से टकराई। शायद वो सब अपनी बातों और अपनी हंसी में इतना मशगूल थे कि उन्हें मावरा के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अम्मी, वैसे आपका नुस्खा अच्छा खासा नंबर ले गया है। वो क्या कहते हैं, हींग लगे ना फटकरी, रंग फिर भी चोखा आए। मतलब हमने पहले दिन ही हक महर के नाम पर 20 तोले जेवर का कह कर मावरा के घर वालों के साथ साथ पूरे ख़ानदान से भी अपनी वाहवाह समेट ली। अब तो हर कोई हमारा गर्विदा बना हुआ है। हर कोई अब नबील को रिश्ता देने की दौड़ में शामिल हो गया है। सबा ने कहते हुए माँ की तरफ सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा और एक बार फिर अपने हाथ पे हाथ मारकर हंस पड़ी थी। तुम हंस रही हो? अम्मी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। 20 तोले सोना मतलब? कैसर ने जैसे झरझरी सी ली थी। हाँ, तो अम्मी ने ही तुम्हें इसका हल बता भी तो दिया था कि कमरे में जाते ही सबसे पहले हक महर माफ़ करवाने की बात कर लेना। वो वक्त ही ऐसा होता है जब बेचारी लड़की ना हाँ कर सकती है ना ही इनकार। बस वही कर सकती है जो इसका मजाजी खुदा इसे इस वक्त कह रहा होता है। और फिर बताओ, अम्मी की बात ठीक साबित हुई ना? कर दिए ना तुम्हें? मावरा ने साइन भला। सबा की हंसी ज़रा धीमी थी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, कैसर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अपनी
कमर को सोफ़े की पुश्त से लगाया था, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही कंजूसी की हद कर दी थी। चलो, हमने आगे पीछे तो इसे कुछ नहीं दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि मुंह दिखाई के लिए सोने की हल्की सी अंगूठी ले आना, लेकिन तुम कुरान पाक ले आए। चलो, कुरान पाक के साथ साथ तुम इसे रिंग भी दे देते। आखिर को इसकी माँ बाप ने भी तो हमें इतना कुछ दिया है। अतीका बेगम ने कहा, अरे अम्मी, जाने दें, कुरान पाक से अच्छा क्या है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कैसर ने डटाई से हंसते हुए कहा था। इंतहा के कंजूस हो तुम। सबा ने कैसर के बाजू पे हाथ मारते हुए कहा, अम्मी, अगर इसके घर वालों को पता चल गया कि हमने हक महर माफ़। कैसर किसी खदशे के तहत सीधा होकर बैठते हुए बोला, अरे एक बार शादी हो जाए फिर कोई फ़िक्र की बात नहीं होती। पता चल भी जाए तो क्या ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मामला है, कोई तीसरा इसमें कुछ नहीं बोल सकता। अतीका बेगम ने हाथ झटकते हुए बेटे को तसल्ली दी और अंदर अपने कमरे में खड़ी मावरा अपने ससुराल और शौहर की जहनी पस्ती देखकर वापस पलटी और शिद्दत से रो पड़ी। हम अक्लमंद कैसे लोग हैं, दिखावे, झूठ, धोखाधड़ी को अपनी ताकत समझते हैं, खुद को अक्लमंद समझ रहे होते हैं, दूसरों के जज्बात को पाँव तले रौंदना, इस्लामी हकामात का मजाक बनाना, ये तो जैसे मामूल का हिस्सा बन गया है। इस दिन मावरा के अंदर कितना कुछ टूट गया था। एतबार, यकीन, अपनापन, इसने इस सब से हाथ छुड़ा लिया था। इसे कैसर से उलझन होने लगी थी और इससे पहले कि वो इस उलझन में खुद के साथ कुछ कर लेती, फैसल भाई चंद दिनों के लिए इसे अपने घर रहने के लिए लेने आए थे। घर आते ही इसने सोच लिया था वो अब वापस यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसके कदमों तले जन्नत रख दी गई थी। वो जो कैसर और इसके घर कभी वापस ना जाने का सोच कर आई थी, चुपचाप वापस आ गई थी। ज़िंदगी गुजर रही थी। अब तो इसकी शादी को भी 2 साल होने वाले थे। अब घर में नबील की शादी का शोशा उठने लगा था, यानी एक और मावरा के साथ वही सब होगा जो कल उन्होंने इस मावरा के साथ किया था। लेकिन नहीं, मावरा अपने चेहरे पे बिखरे आंसुओं को साफ करती उठ बैठी थी। मैं इन लोगों को किसी और के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। इस्लाम आसानी का दीन है जो हमें हर मामले में आसानी देता है, लेकिन अतीका बेगम और कैसर जैसे लोग इन अहकामात को बस अपने मतलब और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ना तो इन लोगों को हक महर का मजाक बनाने देगी और ना ही किसी और लड़की के जज्बात को यूं रौंदने देगी। वो दिल ही दिल में सोचती हुई अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलकर रुककर बाहर की सिमत बढ़ गई, जहाँ वो सब अभी तक महफिल सजाए बैठे थे। वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन कैसर की कंजूसी और जहनियत से वो वक्ती तौर पर ख़ुद को कमज़ोर कर गई थी। लेकिन अब वो बोल रही थी, उन्हें बता रही थी। वो इन सब की असलियत जानती है। लाउंज में बैठे सभी अफराद हैरत से मावरा की तरफ देख रहे थे। इनके तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि मावरा सब जानती है। जहाँ किस्मत हो वहाँ रिश्ते जुड़ जाते हैं आंटी, लेकिन झूठ की बुनियाद पे रिश्ते कभी भी बार आवर दरख्त की सूरत इख्तियार नहीं कर पाते। हक महर कोई मजाक नहीं है जो आप लोगों की बेटियों के साथ करते फिरते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक लड़की के लिए इनाम है, एक लड़की की सिक्योरिटी है जो खुदा ने किसी दूसरे माँ बाप के हाथ से अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे इंसान के हाथ में देते हुए दी है। कल मेरा हाथ था कैसर, आज किसी और बेटी का हाथ होगा, लेकिन आने वाले कल में यही हाथ तुम्हारी बेटी का होगा। मावरा ने कहते हुए कैसर की गोद में बेटी अनाया की तरफ इशारा किया। माँ बाप का दिल अपनी औलाद के बारे में बहुत नाजुक होता है और आप जैसे लोग। मावरा रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रो रही थी। कैसर बोलना चाहता था, लेकिन ना जाने क्या बात थी, वो बोल नहीं पा रहा था। वाह, दिखावे, तारीफ़ों के लिए और बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप लोग तो हर हद से ही गुज़र गए। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। आप लोगों को अल्लाह की पकड़ से खौफ नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। कल को माँ बाप का क्या औलाद के सामने आता है, और मैं नहीं चाहती अल्लाह के अहकामात का मजाक बनाने की पादाश में कैसर को जो सज़ा मिले, इसमें मेरी बेटी को भी हिस्सेदार हो। मावरा रो रही थी
और बोल रही थी और बाकी लोग हैरत के समंदर से निकलकर शर्मिंदगी की थाह गहराइयों में गिर रहे थे। कितनी ही देर गुजरी थी मावरा को रोते हुए कि जब इसके घुटने पे किसी का हाथ आन ठहरा था। रोती हुई मावरा ने सर उठाकर देखा तो इसके करीब अतीका बेगम बैठी हुई थी। तुम ठीक कह रही हो, हमें अल्लाह की पकड़ से डर नहीं लगता। अपनी वाह वाह करवाने के लिए मैं अतीका बेगम के हलक में आंसुओं का गोला अटका था। पता नहीं अल्लाह मुझे इस सोच और इस हरकत पे माफ़ करता भी है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा। अतीका बेगम ने अपने दोनों हाथों को मावरा के सामने जोड़ा था। दुनिया की नज़रों से वो इस सब को छुपा गई थी, लेकिन इन 2 सालों में कई बार इनके ज़मीर ने मावरा के हक महर पर झूठ बोलने, धोखा देने पे कई बार इनको सर्जश की थी, लेकिन अतीका बेगम हर बार कोई ना कोई तवील दलील देकर अपने ज़मीर को सुला दिया करती थी। लेकिन आज इनके ज़मीर ने जो लानतन करना शुरू की थी, ये इसी का नतीजा था जो वो मावरा के सामने हाथ जोड़े बैठी थी। मुझसे माफ़ी नहीं मांगे आंटी, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हमारा रब बहुत मेहरबान है। अगर हमारी गलतियों की सज़ा हमें फ़ौरी मिल जाए तो शायद हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहें। वो हमें ढील देता है बस इसलिए कि हम अपनी गलतियों का एतराफ़ खुद करें और माफ़ी खुद मांग लें। कुछ गलत कहा है मैंने, ज़मीर मुतमईन नहीं रहने देता। जैसे आपके बेटे को भी इस खलिश ने 2 साल से सुकून से नहीं रहने दिया। मावरा ने सर को उठाकर कैसर की तरफ देखा। कैसर ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। जितनी हैसियत मर्द की होती है इतना ही हक महर लिखवाना चाहिए। वो हक महर जिसको अदा करने की एक मर्द में हिम्मत होती है, ताकत होती है। लेकिन आप सब जानते थे, आपने जानबूझकर ये सब किया था। तभी तो हर 2 दिन के बाद कैसर मुझसे ये पूछना नहीं भूलते कि मैंने हक महर माफ़ किया या नहीं। मावरा के लहजे में अजीब सी काट थी, तासब था। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो आगे बढ़ी और कैसर की गोद में बैठी अनाया को झुककर अपनी गोद में उठा लिया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जब वो इज्तिमाई तौर पर बैठकर ऐसी साजिशें करते थे तो मावरा ने आज उन्हें इज्तिमाई तौर पर बैठकर शर्मिंदा होने, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए तन्हा छोड़ दिया था। कमरे में जाने से पहले मावरा ने पलटकर एक नज़र इन सब के चेहरों की तरफ देखा। जहाँ शर्मिंदगी थी, नदामत थी, पछतावा था, यानी तौबा की गुंजाइश अभी बाकी थी। और अगर ज़िंदगी में तौबा की गुंजाइश मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या शहादत होगी। आंखों से गिरते आंसुओं के साथ मावरा के लब मुस्कुराए थे, यानी वो अभी मुकम्मल तौर पर मुर्दा हुए ज़मीरों के साथ नहीं बल्कि ज़िंदा ज़मीरों के साथ रह रही थी। उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। एहसास गुनाह के बाद एहसास तौबा का सफ़र था, तय हो सकता था, और ये बात मावरा के इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। हम लोग भी ना दुनियादारी को निभाने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, लेकिन एहसास बस चंद लोगों को ही होता है। जैसे अतीका बेगम और इनकी औलाद को एहसास नदामत हो रहा था। अम्मी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबा की आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ अतीका बेगम के कानों से टकराई थी तो अतीका बेगम ने धीरे से असबात में सर हिलाया था। हाँ, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैसर ने धीरे से कहा और अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। सबसे पहले माफ़ी मांगने का हकदार भी वही था।